हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो फाइनली आज हम आप लोगों के बीच में आ चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेके आ चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार हर वीडियो में एक ही चीज कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक मेरा कुछ पर्सनल मोटिव नहीं होता है, इससे आप लोगों का बेनिफिट है कि कोई भी नया कंटेंट अगर मैं YouTube पे डालता हूँ तो वो कंटेंट आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आने वाले डेज में मैं जो कि कंटेंट अच्छे प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो कि कुछ दिन से मैं शेड्यूल वाइज नहीं चल पाया, उस शेड्यूल को डिलीट करना है क्योंकि वो शेड्यूल गलत हो गई थोड़ी। तो मैं उसको शेड्यूल को फिर से अरेंज करके आप लोगों के बीच में भेजूंगा। तब तक के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैं एक चीज दावा करता हूँ कि CUT के पेपर से पहले मैं बिजनेस स्टडी के प्रिपरेशन को करा दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे क्यों नहीं पर डे 5 वीडियो डालना पड़े या फिर पर डे 1 वीडियो डालना पड़े, वो मेरे पे है, ठीक। और आगे का जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो और सारे टीचर पढ़े हैं, जैसे कि हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सुनील सर हैं और गौरव जैन सर हैं, सारे लोग पढ़ा रहे हैं। तो वहां से जाके भी आप अच्छे कंटेंट को उठा सकते हैं। देखिए, पढ़ाई का मेन मोटिव होता है कहीं से कंटेंट उठा के कहीं से पढ़ना, बस नॉलेज होना चाहिए, मेन चीज ये होती है, ठीक। मैं ये नहीं कहता कि स्पेसिफिकली मेरी ही वीडियो देखिए, मेरी भी वीडियो देखिए और लोगों की भी वीडियो देखिए। जहां से आपको जो समझ में आता हो, जो कंटेंट आपको अच्छा लगता हो जिस वीडियो से, उस वीडियो से उस कंटेंट को निकाल के अपने स्टडी में इन्वॉल्व कीजिए। तो आइए हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नेचर और इम्पोर्टेंस को देखते हैं पहले। तो नेचर क्या है? ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मींस ये हर जगह प्रिंसिपल लागू होता है। जनरल गाइडलाइंस है, कोई गाइडेंस नहीं है। ये एक आमतौर पे जो भी मतलब होता है उसी पे बेस है, ठीक। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये एक प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल होता है, मींस ये कभी प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर सकते हैं। मेनली बिहेवियर होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर से अटैच होता है, मींस कि ये प्रिंसिपल टोटली बेस्ड होता है ह्यूमन बिहेवियर पे, कि मतलब से कि ह्यूमन से कनेक्टेड होता है सारी चीजें, मतलब ठीक। इंपॉर्टेंस क्या रहता है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल करता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ये प्रिंसिपल क्या करते हैं? मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, रिसर्च कराते हैं। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंजिंग में जो भी रिक्वायरमेंट आता है उसको फुलफिल करता है। साइंटिफिक डिसीजन, ये जो प्रिंसिपल बने होते हैं वो किस पे बने होते हैं? टोटली साइंटिफिक डिसीजंस पे बने होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या और कौन प्रिंसिपल थे। एग्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो था उसको दो दिए थे प्रिंसिपल। तो पहले थे हेनरी फर्म, दूसरे थे एब्राहम टेलर। तो इनके प्रिंसिपल पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। क्या पता है MCQ में जो क्वेश्चन आ जाए वो इसी से उठ के आ जाए, कुछ इनके जैसे कि पर्सनल चीजों से उठ के आ जाए। तो आइए कुछ थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद इनके प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो हेनरी फर्म क्या था? हेनरी फर्म जो थे वो फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था? डेवलप किया था 14 प्रिंसिपल को। उन्होंने फादर ऑफ मैनेजमेंट, इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी जाना जाता है। ये एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किए थे और ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक। जो एब्राहम टेलर एक साइंटिस्ट थे, नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्हें क्या कहते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहा जाता था। इन्होंने 4 प्रिंसिपल और 6 टेक्निक दिए थे और ये किसके बेसिस पे दिए थे? ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिए थे। और ये क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रैक्टिस के बेसिस पे दिए थे, ठीक। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिए थे। इतनी चीजों को याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और एक एक करके देखते हैं कि क्या इनके प्रिंसिपल थे और क्या इनके प्रिंसिपल और टेक्निक। अब हम देखते हैं हेनरी फर्म के 14 प्रिंसिपल। आइए एक एक करके देखते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, मींस कि जो भी मतलब बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और अलग लोगों को बांट दिया जाए जो कि उस डायरेक्शन में स्पेशलिस्ट हों, उनको मतलब वो काम दे दिया जाए, ठीक। ये है डिवीजन ऑफ वर्क। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पांसिबिलिटी, मींस कि पावर उतना ही जो पावर मतलब कि एग्जेक्टिव बात है तो अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी मींस कि पावर और जिम्मेदारी दोनों इक्वल हो, ना कि पावर ज्यादा दे तो जिम्मेदारी कम और जिम्मेदारी ज्यादा तो पावर कम। जैसे कि मम्मी ने हमको 10 रुपए दिया और बोला कि 8 रुपए का सामान लाना है, मींस हमारे पास क्या है?
पावर ज्यादा है और जिम्मेदारी कम है, मीन्स सामान हमको कमाना है, पैसा हमारे पास ज्यादा, तो उसका हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वेस्टेज करके आएंगे, मीन्स 2 रुपए 1 रुपए खा के आएंगे। ठीक, अगर मम्मी ने कह दिया कि बाबू 12 रुपए का सामान लाना है और हमने दिया है आपको 10 रुपए, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है और पावर कम हो जाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट, हेनरी फोर्ड का जो मैनेजमेंट है उसका कहना है ये कि दोनों इक्वल होना चाहिए, ना कि जिम्मेदारी ही ज्यादा हो जाए ना कि पावर ही ज्यादा हो जाए। पावर ज्यादा हो जाएगा मिसयूज होगा, जिम्मेदारी ज्यादा होगी तो बर्डन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद डिसिप्लिन, मीन्स कि कोई भी काम डिसिप्लिन में रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, मीन्स कि जो सुपीरियर होगा, जो मतलब कि वर्कर्स होंगे, वर्कर्स के मतलब जो भी मतलब सुपीरियर होंगे वो केवल एक ही होंगे, मीन्स कि किसी एक से ही ऑर्डर लेके काम को करना होगा, ना कि अनेक से। अगर अनेक लोगों से ऑर्डर लेके काम को करेगा तो फिर उसके पास बर्डन भी ज्यादा रहेगा, वो कर भी नहीं पाएगा। ठीक, इसलिए कोई किसी का भी मतलब अगर मांगे को तो सिर्फ एक ही हो तो उससे काम बेटर होगा। ठीक, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मीन्स कि सभी वो एक डायरेक्शन में काम करें और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वो सिर्फ एक ही हो। ठीक, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मीन्स सबका इंटरेस्ट जो है वो मिला के एक जनरल इंटरेस्ट बनना चाहिए, ना कि किसी का इंटरेस्ट कहीं और है, किसी का इंटरेस्ट कहीं और है और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कहीं और है। मीन्स कि सबका इंटरेस्ट, सारे वर्कर्स का इंटरेस्ट एक तरफ होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उस तरफ होना चाहिए। ठीक, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स, मीन्स कि पर्सनल मीन्स जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया वर्कर एम्प्लॉय हो गया, तो वर्कर्स और या फिर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को मतलब ऐसा रेम्यूनरेशन दीजिए ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड रहे और आपको छोड़ के जाने की कोई बात ना करें। ठीक, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मस्ट बी इक्वल टू डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स कि उतना ही पावर जो डिसीजन लेने के लिए जितना काफी हो, ना कि पूरी डिसीजन लेने की पावर दे दो और ना कि डिसीजन लेने की पावर ही ना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि काम भर दो जिससे कि वो मतलब कुछ डिसीजन ले भी सके, कुछ डिसीजन नहीं भी ले सके। ठीक, तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। स्कैनर चेन, स्कैनर चेन एक ऐसे टाइप का चेन है जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि अपना मतलब कम्युनिकेशन को शेयर करते हैं। एक टाइप का चैन होता है जिसमें कि टॉप से और लोअर लेवल तक लोग आते हैं, मीन जिसमें कि कम्युनिकेशन का पास होना होता है, जिसमें कि मतलब तीनों लेवल होते हैं, जो है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल उसमें होते हैं। इसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि कोई भी सामान हो उस सिस्टमेटिकली ऑर्डरली वे में ऑर्गेनाइज किया हो जिससे कि किसी को कोई भी सामान को ढूंढने में ज्यादा समय ना लगे और वेस्टेज ऑफ टाइम न हो। ठीक, इक्विटी मीन्स कि किसी भी एम्प्लॉय को ऐसा ना लगे कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है या फिर हमारे जात से, हमारे धर्म से, रिलीजन, कास्ट, किसी भी चीज से हमें नीचा दिखाया जा रहा है, चाहे फिर वो पैसा ही क्यों ना, पैसे से भी बहुत वो नीचे दिखाते हैं। तो मीन्स ये एवरी एम्प्लॉय विल बी इक्वली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सारे एम्प्लॉय जो है वो इक्वल होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जब तक कि वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद कुछ भी होता है वो ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं होता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मींस कोई भी एम्प्लॉय आता है तो उसे कुछ समय के लिए रहने दीजिए, कुछ समय के लिए उसे रोक के रखिए, जिससे कि उसकी मतलब जो मतलब हिडन मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ मतलब चीजें ऐसी होती है जो छुपी रहती हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब जो हिडन चीजें हैं वो फिर आउटकम आए और उसके मतलब जो स्किल उभर के आए तो उसको आप देख पाए। ठीक, इसके लिए कुछ समय के लिए किसी भी एक एम्प्लॉय को रोकिए जिससे कि उसकी जो हिडन स्किल है वो फिर उभर के आ जाए, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इस काम के लायक है। ठीक, और कोई भी छोटे समय के लिए अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा, जब उसको लंबे समय के लिए थोड़ा समय देंगे तो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दिखा पाएगा। इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या होता है, मींस कि कोई भी एम्प्लॉय है तो उसको थोड़ा सा सोच मतलब कि जैसे स्टेप मतलब कोई भी स्टेप ले रहा है तो कुछ स्टेप लेने का, कुछ डिसीजन लेने की उसको भी थोड़ा सा मतलब अधिकार दीजिए, मतलब वो कुछ डिसीजन वो अपने से भी ले सके। जैसे नेक्स्ट डिसीजन अगर कोई छोटा मोटा डिसीजन है तो खुद से भी ले सके, ना कि अब छोटे छोटे डिसीजन के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना पड़े बातों को। तो कुछ डिसीजन खुद एम्प्लॉयज को भी लेने की अधिकार दिया जा रहा है। स्प्लिट डिकॉप ये कहता है कि आई की जगह वी का यूज कीजिए, ना कि आई मीन्स कि मैं और वी मतलब हम लोग, मीन्स कि अब सारे काम को अपने ऊपर ना लेके हम लोगों को कहिए, ताकि इससे क्या एम्प्लॉयर्स भी मोटिवेट हो कि हाँ हमारे जो मतलब
मैनेजर है चाहे फिर मैनेजमेंट है, वो हम सभी लोगों को कहता है कि सारे लोग काम करते हैं। मीन्स कोई भी काम को अपने ऊपर ना लेके सबके ऊपर थोड़ा दीजिए, ताकि सबकी मतलब से कि सभी लोगों को ये लगे कि हाँ हमारा भी नाम लिया जाए। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉयड का। अब हम चलते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की तरफ और देखते हैं उनका प्रिंसिपल और कुछ टेक्निक है उसको भी देखने। अब हम देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की प्रिंसिपल। एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल देख लेते हैं, जो कि प्रिंसिपल 4 हैं। इसके बाद कुछ 6 टेक्निक्स हैं, उनको देखेंगे। तो पहला है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। मींस कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब मींस यहाँ पे साइंस की बात की लॉजिकल, मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो लॉजिकल होने चाहिए, ना कि नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि ऐसा ना खुद के डिसीजंस को ही करेंगे। जैसे कि मैं एक मैनेजर हूँ तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज कह दूँ वही चीज होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि मैनेजर हो या फिर एम्प्लॉय हो, कोई भी बातें कर रहा है या फिर कह रहा है करने को, तो उस वर्ड के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। मीन्स कि कोई भी वर्ड हो उसके पीछे क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ठीक, तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब मतलब कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का पहला प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि कोई भी, चाहे वो मैनेजर ही क्यों ना हो, चाहे वो मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, कोई भी कुछ भी कह रहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, तभी वो काम होगा। तो चल भाग यहाँ से लगा देंगे। हार्मोनी नॉट अ डिस्कार्ड। हार्मोनी मींस कि कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या करे एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मफुल ना बने, और नॉट डिस्कॉर्ड मींस कि लड़ाई झगड़े ना हो। मींस जैसे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर जो प्रिंसिपल है उनका कहना ये है कि कोई भी एम्प्लॉय ऐसा कोई काम न करे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन पे हार्मफुल पहुंचे, मतलब हार्मफुल इफेक्ट होके। ठीक, तो उसके क्या करे, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई ऐसा ना करे कि तू जा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तू जा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई भी काम करने आए तो आपको मिलजुल के वो काम करना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन नॉट डिस्कॉर्ड, नॉट इंडिविजुअल मींस कि आपको कॉर्पोरेट करके चलना पड़ेगा। ये ना कि मैं ये काम खुद करूंगा, मैं ये काम खुद करूंगा, मैं जातू से नहीं दूंगा, मैं जातू से नहीं दूंगा, ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक, मींस कि इसमें क्या था कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मींस कि कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कि कोई भी हार्मफुल पहुंचे, कोई लड़ाई झगड़ा न करे, ऐसा न करे कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उससे बात करूंगा, लेकिन अगर कोई काम है तो मैं खुद करूंगा, तू जा तू मत मुझसे बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि खुद नहीं सबके साथ मिल के काम को करना होगा, सबको समझ बूझ के करना होगा। अब ऐसा नहीं, मैं एक सुझाव जानता हूं जिससे कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही चलेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का वर्क अच्छा होगा, प्रोडक्शन कोर्सेस अच्छा हो जाएंगे, सेलिंग कोर्सेस अच्छा हो जाएंगे, वो टेक्निक मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर जो भी सुझाव आ रहे हैं, जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, उन चीजों को आप शेयर करो, क्या जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी फायदा हो सके। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी मींस कि वर्कर्स का जो है कि वर्कर्स का डेवलपमेंट करो किस तरीके से, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से एंड प्रॉस्पेरिटी से। मींस कि वर्कर्स का बढ़ोतरी करो, और बढ़ोतरी किसी भी तरीके से कर सकते हो। उनको थोड़ा सा सैलरी, एक अफोर्डेबल सैलरी दो, कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, जो कि मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ कमीशन दो, उनका प्रमोशंस करो, उनको कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग दो, कुछ ऐसा ट्रेनिंग दो जिससे कि उनकी स्किल बढ़े, परफॉर्मेंस अच्छी आए। ठीक, तो ऐसा कुछ दो जिससे क्या हो, वर्कर्स भी खुश रहे और उनकी डेवलपमेंट भी होती रहे, जिससे आपका भी जो मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है वो भी बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप वर्कर्स को अच्छा ट्रेनिंग दोगे तो फिर वो जब काम करेंगे तो आपको रियलिटी है कि अच्छा आउटकम भी देंगे। तो ये था हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल। अब हम बढ़ते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की टेक्निक की तरफ। अब हम देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर साथ के 7 टेक्निक नहीं, एग्जैक्टली 4 टेक्निक ही है, लेकिन इसमें जब वर्क स्टडी है उसको हम 4 भाग में डिवाइड होता है ना, तो उसको हम चारों भी दिए हैं। ठीक, तो पहला फंक्शनल परफॉर्मेंसिप। तो फंक्शनल परफॉर्मेंसिप में एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो टेक्निक है वो ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को 2 भाग में बांट दीजिए। पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट।
प्लानिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट हो जो कि केवल प्लानिंग ही करे, और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट हो कि जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम को शुरू कराए, ऑर्गेनाइज कराए। ठीक, तो और जो कि एफडब्ल्यू ट्रेनर का जो टेक्निक है वो ये कहता है कि हर एक डिपार्टमेंट में 4-4 हेड बनाइए, जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में 4 हेड, जो कि पूरे बुक में डिफिनेशन दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो डिफिनेशन जाके सब पढ़ सकते हैं कौन कौन वो 4-4 हेड हैं। ठीक, तो उसको आप बुक में जाके पढ़ लीजिए। एक हम शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं आपको। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क मींस की जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क मींस जो एफडब्ल्यू ट्रेनर का सेकंड टेक्निक है वो ये कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अननेसेसरी प्रोडक्ट को हटा दीजिए, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को ही रखिए, जिससे कि अच्छा सेलिंग भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, ज्यादा इक्विपमेंट भी नहीं रखने पड़ेंगे आपको, और अच्छा चीज ऑर्गेनाइजेशन चलेगा भी। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि एक बर्गर का दुकान है जो कि सिर्फ बर्गर बेच रहा है। ठीक, और एक दुकान है जिसमें बर्गर, पिज्जा, डोसा इतनी सब कुछ बिक रहा है। ठीक, तो एग्जैक्टली कहा जाए तो इसमें केवल 1 और 2 आइटम है, और इसमें मोर देन 300 आइटम है। तो मोर देन 300 आइटम तो है, लेकिन बट एक चीज बात की जाएगा चीजों की, तो यहाँ पे इक्विपमेंट ज्यादा रखने पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, और यहाँ पे इक्विपमेंट भी कम रखने पड़ेंगे। यहाँ पे 300 मोर देन प्रोडक्ट्स है तो वहाँ पे क्वांटिटी कम होगी और यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी होगी। ठीक, इसलिए कहता है एफडब्ल्यू ट्रेनर का जो टेक्निक है वो ये कहता है कि सामान कम रखिए बट बेस्ट क्वालिटी का। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, ये चारों जो है वर्क स्टडी में आते हैं। तो आइए देखते हैं मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी एग्जैक्टली है क्या चीज, मींस की काम को करने के तरीकों को खोजना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी 4 तरीका है एक काम को करने का, तो इन चारों प्रोसेस में से देखेंगे कौन सा ऐसा मतलब जैसे कि मेथड है जिसमें से कि हमारा आउटकम बेटर निकल रहा है, जो कि मतलब खर्चा कम हुआ है और जो कि मतलब काम अच्छे से हो जा रहा है। तो इन चीजों में से इसको देखेंगे। मान लीजिए कि थर्ड वाला ऐसा मेथड है जिससे कि काम भी अच्छा हो जा रहा है और समय भी कम लग रहा है, तो उस मेथड को हम अप्लाई करेंगे उस काम को करने के लिए। एग्जैक्टली अगर बात की जाए, मान लीजिए कि थर्ड और फोर्थ दोनों को कंबाइन करके और काम अच्छा हो रहा है, जिसमें कि कॉस्ट भी कम लग रहा है और वर्क भी अच्छे से हो रहा है, तो इन दोनों को मैं यूज कर लेंगे। अगर मैनेजर कह रहा है कि नहीं फर्स्ट रखा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, तू जा अपने घर, मैं नहीं करूंगा। तब क्यों भाई, मैं वही काम करूंगा जिसमें कि पैसा कम लगेगा, काम अच्छे से हो जाएगा, वही काम होगा। ठीक, तो मतलब कि मेथड स्टडी वो स्टडी होता है जिसमें कि मेथड का स्टडी करना कि कौन सा मेथड है जो कि अच्छा काम करेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा और प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा, वर्क भी अच्छे से होगा। ठीक, तो ये था मेथड स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है, मींस कि व्हीकल्स के जाने और आने का जो टाइम वेस्टेज होता है उस टाइम का स्टडी करना, कि मींस कि वर्कर्स कितना मोशन कर रहे हैं जो कि अननेसेसरी है। अगर नेसेसरी है तो सही है, अगर अननेसेसरी है जिससे रोका जा सकता है तो उसे फिर रोकना चाहिए। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर करने के लिए जा रहे हैं, फास्ट फूड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक, तो ये सारी चीजें करने के लिए जा रहे हैं, तो उन चीजों को अगर अवेलेबल कराया जा सकता है तो उन चीजों को उनकी जगह पे अवेलेबल करा दीजिए, जिससे कि अननेसेसरी मोशंस जो है वो कट आउट हो जाए, जिसमें कि हमारा वर्क और ज्यादा हो जाए। ठीक, टाइम स्टडी मींस कि किसी भी काम करने का जो समय लग रहा है उस समय को थोड़ा सा स्टडी कीजिए और देखिए कि एक काम को करने में कितना समय लग रहा है और कितने समय में हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद उससे कहिए कि कहीं ना कहीं तुम थोड़ा सा वर्क की स्पीड को बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे समय के अनुसार तुम्हारा काम कम रह रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि 100 पेन बना रहे हैं 1 घंटे में, तो अगर कोई वर्कर ऐसा भी होगा कि 1 घंटे में 50 पेन ही बनाएगा, तो उससे ये कहिए कि तुम्हारे काम के करने का जो प्रक्रिया वो काफी धीमे है, थोड़ा उसे गति को बढ़ाओ, और 1 घंटे में 100 पेन बनाने का है तो तुम कुछ नहीं तो 80 ही बनाओ, कि थोड़ा सा स्पीड अपना तेज करो। तो जब आप टाइम का स्टडी किए रहेंगे तभी आप उससे बता पाएंगे कि 1 घंटे में 100 पेन बन सकता है। ठीक, फैटिग स्टडी ये कहता है कि रेस्ट इंटरवल को देखा जाता है कि मतलब एक वर्कर को कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वर्कर जो है वो माइंड का काम कर रहा है, दिमाग का काम कर रहा है, तो उसे
हर आधा घंटा 1 घंटा पे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा। और कोई फिजिकली अगर कोई काम कर रहा है तो उसे एक बार 1 घंटे या 2 घंटे का रेस्ट चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, अपने बॉडी को रिलैक्स कर सके। तो इसमें क्या होता है, रेस्ट इंटरवल का बात की जाती है। डिफरेंट पीसेस वेजेस सिस्टम मींस अगर व्हीकल का डिफरेंट पीसेस वेजेस सिस्टम को बनाएंगे जिससे कि व्हीकल अप्रिशिएट होंगे और काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी व्हीकल को मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये बता दिया गया कि जो व्हीकल 200 पेन बना देगा उसे आज कमीशन मिलेगा, कुछ ऐसा चीजें मिलेंगी जिससे कि व्हीकल क्या अप्रिशिएट हो और वो काम और जी तोड़ मेहनत से करे और कंप्लीट करे। ठीक, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो कि एफ डेवलप करने का टेक्निक था। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ये समाप्त। आइए हम देखते हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जिससे आपको ये लग जाए कि हाँ इस चैप्टर से सीयूटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं एमसीक्यू। इसके बाद हम बढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और किस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं जो कि मतलब पेपर्स में। ये इंपॉर्टेंट है जिससे कि मतलब आपको समझ में इतना आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर को अच्छे से तो आप जान गए होंगे। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए देखते हैं व्हिच प्रिंसिपल ऑफ फेयर सजेस्ट फेयरनेस इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई। मींस कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है फेयर का जिसमें कि क्या बात किया गया है, इक्वल मींस कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज मींस कि फेयरनेस ट्रीटमेंट, मतलब सबको बराबर माना जाए। इक्विटी मींस जिसमें कि क्या हो, जात का न विभाग मतलब न जो धर्म ऐसा कुछ रिलीजन कास्ट को में कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न हो। तो ये किसने बात किया गया, इक्विटी बात किया गया, ना कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मींस कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। ऑर्डर मींस कि एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें अरेंज की गई हो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मींस कि शक्ति मतलब मुनासिब किया हो। इक्विटी मतलब एक ऐसा है जो कि इसका एक आंसर है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेम ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विद सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव। अकॉर्डिंग टू फ्रेम मतलब फ्रेम के अकॉर्डिंग जो भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है वो किस ऑब्जेक्टिव पे मस्ट मतलब से मस्ट करती है। तो जैसे कि वन प्लान मेनी हेड मींस कि एक कोई प्लान हो और बहुत सारे हेड हो, ये नहीं हो सकता। मल्टीपल प्लान वन हेड मींस कई सारे प्लान हो और हेड कोई एक हो, ये भी नहीं हो सकता। नो नीड ऑफ प्लान, प्लान की नीड तो है भाई, तो ये भी नहीं हो सकता। वन प्लान मेनी हेड्स, ठीक, वन प्लान वन हेड होगा भाई, कौन हो गया मिस्टेक। वन प्लान वन हेड, कोई एक प्लान पे एक ही हेड होगा, ये आंसर होगा आपका सेकंड का। थर्ड देखते हैं टेबल इज नोन एज द फादर ऑफ। टेबल किसके फादर थे, तो यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ना कि जनरल मैनेजमेंट के, ना कि मॉडर्न मैनेजमेंट के, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के। ठीक, ये था हमारा 3 नंबर पे। नेक्स्ट 2 की तरफ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का टेक्निक पे स्टैंडर्ड इज टाइम फिक्स्ड टू परफॉर्म अ टास्क। तो आइए चाहो देख लेते हैं मेथड स्टडी क्या होता है, जिसमें कि मेथड तरीका को अपनाना होता है काम को करने के लिए। टाइम स्टडी जिसमें कि समय को देखा जाए कितने टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्शन या फिर कितना वर्क परफॉर्म हो जा रहा है। मोशन स्टडी जाने और आने का समय को स्टडी किया जाता है व्हीकल्स की। फैटिग स्टडी रेस्ट इंटरवल को स्टडी किया जाता है। इसमें पूछा गया फिक्स्ड परफॉर्म टास्क मतलब टाइम फिक्स्ड हो परफॉर्म टास्क को परफॉर्म करेंगे, तो इसमें कौन सा होगा, टाइम स्टडी। समय को स्टडी किया जाता है इस केस के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वेरी, और यहाँ पे डैश दिया हुआ है, वेयर एज प्योर साइंस प्रिंसिपल आर गाइडेड। तो प्योर साइंस प्रिंसिपल गाइडेड है, तो हमने भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कि हम उस अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बदल सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंग। ठीक, तो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वेरी फ्लेक्सिबल, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी होता है समाप्त। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने लोग हमसे जुड़ सकेंगे उतना ही हमारे साथ मोटिवेशन मिलेगा। हमारे वीडियो को लाइक करने से एक आपका अटेंडेंस हो जाता है और हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको बीच में और अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट हम दे पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक में, बने कॉमर्स एजुकेटेड।